नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था चैप्टर के भारत के संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के संवैधानिक विकास के क्रम को देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट पारित हुए और कौन कौन से एक्ट लाए गए। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम अपने विषय पर। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से ही प्रारंभ होता है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसी समय से भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास का क्रम जो होता है शुरू होता है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। अगला इतना जो संवैधानिक विकास हुआ था 1600 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अगला जो एक्ट है 1726 का चार्टर एक्ट। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में खोली थी। 1726 में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियों हुआ करती थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। और कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद को विधायी अधिकार दिया गया इन 3 प्रेसिडेंसियों को चलाने के लिए, जो कि अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। आगे जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1757 ईस्वी के पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल जीत लिए जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का अपना प्रारूप तैयार किया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान की विकास की क्रमिक सीढ़ियां बनी। तो आगे चलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला जो पॉइंट है, कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार मिला। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार बनी जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम है सर एलिजाह इम्पे, याद रखेंगे। और अन्य न्यायाधीश जो हैं चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। यानी इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण हावी हो गया और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से आता है प्रश्न। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला जो एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये जो एक्ट बनी थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए बनी थी
और इसका प्रावधान भी इसी के लिए किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि इसके तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम बनाने का अधिकार मिला। आगे हमने जिक्र किया, यहां पर था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की महत्वपूर्ण बात थी कि कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार मिला और ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए था। अगला जो है महत्वपूर्ण एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुआ, जिसमें दो तरह के, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों के लिए था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए किया गया। द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। अगला जो एक्ट है अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1793। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों ने क्या क्या चालें चली थी, आप लोग जरा पढ़िएगा तो जानिएगा। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि पहले ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था, लेकिन अब भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अगला जो एक्ट आता है वो 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया और ये एकाधिकार सिर्फ चीन और पूर्वी देशों के साथ बना रहा। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। अगर कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकार अगर नियम जो बनाती थी तो वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए जाने पर ही यहाँ पर अधिनियम वो पारित होती थी। अगला जो है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कंपनी व्यापारिक इकाई न होकर प्रशासनिक यानी राजनीतिक इकाई बन गई और देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो किस एक्ट में देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बिहार एसआई में भी एग्जाम में आया हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट में बना दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट में। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम वृद्धि आयोग की स्थापना हुई जो मैकाले की अध्यक्षता में हुई और इस गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई जिसे विधि सदस्य, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। अभी हमने जिक्र किया। कंपनी के चीन तथा पूर्वी देशों से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। जो पहले हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि 1813 एक्ट में चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार 20 वर्षों के लिए चलता रहा, अब 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया और भारत में दास प्रथा के उन्मूलन के निर्देश दिए गए। 1833 में भारत में दास प्रथा के उन्मूलन का खत्म करने का आदेश दिए गए थे और 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में योग्यता का महत्व दिया जाने लगा। पहले नियुक्तियां ऐसे ही कर दिया जाती थी, लेकिन अब इस एक्ट में नियुक्ति में योग्यता का महत्व दिया जाने लगा। सिविल सेवकों परीक्षा का खुली प्रतियोगिता का चयन किया जाने लगा
इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियां वापस लिया गया। अब बंबई जो और मद्रास की परिषद जो थी वो नियम की निर्माण शक्तियां वापस ले लिया गया और ये सिर्फ विधि निर्माण की शक्तियां कोलकाता के पास बरकरार थी। अगला जो है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथकीकरण किया गया, यानी अलग अलग किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई और बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो याद रखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट में। और एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना नियुक्ति की जाने लगी, वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसमें फरमान जारी किया गया था कि खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जो सिविल सेवाओं में परीक्षाओं के आधार पर परीक्षा लिया जाने लगी और भरने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर ये प्रयास सफल हुआ और इसी के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर महत्वपूर्ण पदों की भरने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। विधान परिषद द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट में विधान परिषद द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल उस पर वीटो कर सकते थे। अगला जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत के शासन को कंपनी को हाथों से हटाकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंपा गया और इस 1858 का भारत शासन अधिनियम में मुगल सम्राट का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। इस और 1858 का भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत में मंत्री परिषद यानी मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में। एक नए पद भारत का सचिव और राज्य का सचिव का सृजन किया गया। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोट समाप्त कर दिया गया। इस पदों को जो है समाप्त कर दिया गया। अगला जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को क्या करने का अधिकार दिया गया, तो अध्यादेश जारी कर सकते थे। विभागीय प्रणाली का कार्य प्रारंभ हुआ। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में विभागीय प्रणाली का कार्य प्रारंभ हुआ और देश के शासन का विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता जाने। अगला जो है 1869 का अधिनियम, और ये अधिनियम
खास नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया। जो भारतीय विदेश में रहते थे उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो प्रदान किया गया वो 1869 के अधिनियम में प्रदान किया गया। तो इस तरीका से हम लोग समझे। यहां से गवर्नर जनरल का जो पद नाम भारत का वायसराय कर दिया, तो भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, याद रखेंगे। अगला जो है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया कब? 28 अप्रैल 1876 को, याद रखेंगे। अगला जो है 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। केंद्र और राज्य के विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। तो 1892 में परिषद के यानी विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार सरकार से दिया गया। अगला जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी बिहार एसआई 2018 के एग्जाम में आया हुआ था। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। याद रखेंगे 1909 में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषता थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। इसके तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय तथा गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। वायसराय के साथ और गवर्नर की कार्य परिषद की मीटिंग में वे भाग ले सकते थे। इसके बाद पहली बार अधिकार दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी नियुक्ति की गई। अब भारतीयों की नियुक्ति भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी नियुक्ति की जाने लगी। तो इतना चीज जाने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। अगला जो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जो प्रथम राज्य परिषद थी और केंद्रीय विधान परिषद। राज्य परिषदों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 145 हुआ करती थी, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत किए जाते थे और इनका जो कार्यकाल होता था 3 वर्ष का होता था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार इसी अधिनियम में के तहत मिला। 1926 ईस्वी में सिविल सेवा के भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसके तहत 1926 ईस्वी में भर्ती के लिए सिविल सेवा में भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, यानी द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन के जो जनक थे वो लियोनस कार्टियस थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा जिक्र किया पहली बार भारतीयों को दो बार लिख दिए हैं महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों को चुनाव का प्रावधान किया गया, जो प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में था। ये जो संदर्भ में थी केंद्रीय विधान परिषद, इनका चुनाव
करने का प्रावधान, चुनाव के तहत चुनने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। 8 प्रांतों में विधान परिषदों का और गठन किया गया। और ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में आरक्षित विषयों का प्रशासन की देखरेख गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से हुआ करती थी, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से हुआ करती थी। अगला 1935 का भारत शासन अधिनियम। साइमन आयोग की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार बनी। साइमन आयोग और गोलमेज सम्मेलन, 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31, 32 में 1930, 1931 और 1932 में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार बनी। इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की, यानी भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। किसके तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का पृथकीकरण किया गया, यानी विभाजन किया गया। इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत का मिनी संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत लागू किया था। 1935 ईस्वी में ये समाप्त कर दिया गया। और इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। वो अब स्वतंत्र थे और अपने से शासन चला सकते थे, ऐसा प्रांतों में नियम बनाया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इस अधिनियम में पॉइंट वाइज है, आप लोग पढ़ते चलेंगे। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका ये लोग परिवर्तन नहीं कर सकते थे। जैसा कि जिक्र किया कि केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया और द्विसदनात्मक सदनात्मक राज्य परिषद और विधान परिषद, वही बात यहां पर आती है कि इस अधिनियम में किसी भी परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही नहीं था। इस प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय व्यवस्थापिका उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम में एक खामियां थी कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व 1909 के मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम द्वारा दिया गया, उसको इस निर्वाचन पद्धति प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्वाचन पद्धति को इसमें जारी रखा गया। इस अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में था। अगला जो अधिनियम है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और ये अंतिम अधिनियम है। उन्नीस के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया।
और इसको स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली। इसको जो प्रमुख प्रावधान है उनको हम पॉइंट वाइज लिखे हैं, जिक्र कर देते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। अगला है सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। अगला जो है भारत एवं पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त होंगे और उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह पर की जाएगी। भारत मंत्री के पद के समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया, जो ब्रिटिश सरकार से नियुक्त किए जाते थे। जब तक अगला जो है जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत का शासन और पाकिस्तान का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही चलेगा। और देशी रियासतों से अगला जो है देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता, ब्रिटेन की जो दास्ता थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों यहां तक हमने एक्ट और अधिनियम को पढ़े। आप लोग बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। आगे हम कुछ और नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।